अच्छा जी, हमारा एक कॉन्सेप्ट है कि लीज इज ए लीज और नॉट अ लीज, कि लीज लीज भी है या नहीं है। इसके लिए आपने दो टेस्ट परफॉर्म करने हैं जिससे पता चला करेगा लीज लीज भी है या नहीं। अगर लीज लीज हुई तो फिर ऑब्वियसली IFRS 16 वाली काउंटिंग भी करेंगे हम। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और बोले कंट्रोल टेस्ट। लीज लीज होने के लिए कितनी शराइतें? दो, वरना ये लीज सिरे से लीज ही, और अगर लीज ना हुई तो फिर IFRS 16 के डिस्क्लोजर्स और सारी चीजें IFRS 16 की एंट्रीज करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर नॉर्मल आपको रेंट की एंट्रीज अगर बचपन में को सीखी हो तो वो कर दें बस, फिर वो लीज ही नहीं है। हाथ खड़ा करके मतलब बता दें आइडेंटिफिकेशन टेस्ट और कंट्रोल टेस्ट। यानी 3-4 बसेस हैं लेसर के पास, तो सबसे पहले आइडेंटिफाई होना चाहिए ना, 4 में से कौन सी बस दे रहे हो, तीसरी वाली बस तुम्हारी है, तो सबसे पहला कौन सा टेस्ट पास होना चाहिए? आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट के बाद अगला टेस्ट कौन सा पास होना चाहिए? कंट्रोल टेस्ट का क्या मतलब है? कि उस बस का इस्तेमाल हमारे हाथ में होना चाहिए। उस किसके हाथ में होना चाहिए कंट्रोल? आपको क्या फील आ रहा है? लीज लीज कब बनेगी? जब लेसी को कंट्रोल दे देंगे एसेट का, या लेसर अपने पास कंट्रोल रखेगा? अगर लेसर लेसी को गाड़ी देते हुए ये कहे कि 4 घंटे फला दिन मेरे पास ले आना, 6 घंटे मुझे फिर चाहिए होगी, फिर ये करूंगा मैं इस गाड़ी का, फिर उस गाड़ी का ये भी करना है यार, ये भी मसला होता है, वो भी मसला होता है, इसका मतलब है लेसर आपको पूरे तरीके से एसेट का कंट्रोल नहीं दे रहा। तो स्टैंडर्ड कहता है लीज तब लीज बनती है जब एसेट की शनाख्त हो सके, कौन सा एसेट आपको दे रहा है, और दूसरी बात कंट्रोल आपके ख्याल से किसको देना चाहिए? वैसे हमें लेसी को कंट्रोल। कंट्रोल का ये मतलब होता है कि दूसरों की आपके कैलकुलेटर पे आपका कंट्रोल है। इस बात का क्या मतलब है? कि दूसरे इसको बिला वजह यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर लेसर एसेट दे भी दे और बाद में कंट्रोल भी अपने पास रख ले, नहीं यार ये भी है वो भी है, वो फोन यार बस की तरह यार जल्दी मंगवा यार मुझे ये, तो फिर तो ये लेसर ने आपको एसेट अब मजाक ही है, फिर ये रेंट एग्रीमेंट है, फिर ये लीज तो सिरे से नहीं है। ओके, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन आपको पता है एक्सप्लिसिटली भी हो सकती है और इंप्लिसिट भी हो सकती है। क्या मतलब? वाज़े तौर पे भी आप कह सकते हैं बस नंबर 3 ले लो, या ऐसा भी हो सकता है कि आपने अपनी बस की रिक्वायरमेंट्स बताई तो बाहर जाके देखी कि बस खड़ी ही एक है जिसमें 60 सीटें हैं, बाकी बसों में तो सीटें ही 3 है, तो अब आप वो उसने बताया नहीं कौन सी बस ले लो, लेकिन जब पता चल गया था एग्रीमेंट में कि बड़ी वाली बस चाहिए, तो 4 बसें खड़ी थी, एक ही बड़ी वाली थी, आपने कहा भाई ये मेरी है, उन्होंने कहा हाँ 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 ठीक है, मैंने तुम्हें बस नंबर नहीं बताया, लेकिन बस यही जारी बात है, हमारी मोटी मोटी जब बात हुई थी बड़ी वाली बस चाहिए, तो वो तो है ही मेरे पास एक। तो वाजे तौर पे भी इशारा कर सकते हैं और बात इम्प्लीसिट भी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाजे तौर पे एग्रीमेंट में लिखा हो फलां बस, अगर मोटा मोटा पता चल रहा है एग्रीमेंट में क्या हुआ है तो फिर भी वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट पास हो रहा। आइडेंटिफिकेशन एक्सप्लिसिटली जरूरी है या इंप्लिसिट भी हो सकती है? अच्छा, इस लाइन का मतलब बताइएगा। अच्छा, ये ना क्या कहते हैं, बच्चे ना इन चीजों को फिर ले रहे थे इजी, तो आई कैप ने शुरू में 2-2, 3-3 नंबर के ना इनको टेस्ट करना शुरू किया, इस कॉन्सेप्ट को। अभी पास पेपर जो 3-4 हमारे रहते हैं वो इसी कॉन्सेप्ट के रहते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 नंबर के। फिर जब ज्यादा बच्चों ने इजी लेना शुरू कर दिया तो फिर आई कैप ने एक अटेम्प्ट में पूरा ऑल टुगेदर 10 नंबर का सवाल उठा के डाल दिया। उसने कहा सारी लीज को फारग करो, सिर्फ इसी के ऊपर एक सवाल बना दें। तो पूरा उसने 10-12 नंबर का एक अटेम्प्ट में इस पर सवाल बना के डाल दिया। मैंने कहा बच्चे पता नहीं क्यों चीजों को ईजी लेते हैं। अच्छा, आप बताएं लेसर हैज नो सब्स्टिट्यूशन राइट का क्या मतलब है? लेसर हैज नो सब्स्टिट्यूशन राइट। लेसर के पास सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन राइट का क्या मतलब है? सब्स्टिट्यूट का क्या मतलब है? कि मैं फोन करके तुम्हें ये वो वाली बस मंगवा लूंगा और वो जो मेरी कराची गई है वो आएगी, वो तुम्हें फिर मैं दे दूंगा।
तो इसका क्या मतलब है, लेसर के पास क्या है, सब्स्टिट्यूशन राइट। अच्छा, अब सब्स्टिट्यूशन राइट, सब्स्टिट्यूट यानी बदलना राइट, सब्स्टिट्यूशन राइट इज सब्सटेंशियल, मतलब बताएं इस बात का, सब्स्टिट्यूशन राइट इज सब्सटेंशियल if प्रैक्टिकल एबिलिटी, मतलब बताएं प्रैक्टिकल एबिलिटी का जल्दी। सब्स्टिट्यूशन राइट लेसर के पास अच्छा खासा है अगर प्रैक्टिकेबल है सब्स्टिट्यूशन। हो सकती है कि मिसाल देना, कौन सी सब्स्टिट्यूशन प्रैक्टिकेबल है, कौन सी प्रैक्टिकेबल नहीं है। हाँ जी, और जी जी जी, इन्होंने तकरीबन आधा जवाब सही दे दिया। 100 रुपए का चेंज है भाई, चलो 100 रुपए दे दें। तो पिछली रो में तो मशीन वाली लीज सब चेंज करना प्रैक्टिकेबल नहीं है। क्यों? होंडा एटलस कार ने बैंक से मशीन ली लीज पे, होंडा एटलस से करने का मैं इंस्टॉल करने लगा, बैंक ने कहा हाँ करो, होंडा एटलस ने कहा 4 साल बाद डी इंस्टॉल करूंगा, इंस्टॉल करने के आज करोड़ों रुपया लग गया, 4 साल बाद डी इंस्टॉल करूंगा, डी इंस्टॉल करके तुम्हें वापस करूंगा। अब बैंक 1 साल बाद कहे यार ये मैं तुम्हें मशीन तरह बदल के दे रहा हूं, ओ भाईजान तुम्हारी मेहरबानी, मशीन है ये मशीन नहीं है, ये कोई इस तरह तो नहीं अब मैं पूरी उखाड़ू मशीन और तुम नई मशीन भेजो और दोबारा मैं इंस्टॉल करूं और मैं तो पागल हो जाऊंगा मशीन को लगाते लगाते। तो लेसर सिर्फ कब एसेट सब्स्टिट्यूट कर सकता है? जब लेसर के लिए सब्स्टिट्यूट करना पॉसिबल हो। लेसर ने लेसी को बस दी हुई है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। लेसर ने लेसी को जहाज दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। लेसर ने लेसी को टैंक दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। लेसर ने लेसी को फोटोकॉपी मशीन दी हुई है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। लेकिन लेसर ने लेसी को मशीन दे दी, लेसी ने वो इंस्टॉल कर ली, अब लेसर कहे कि मैं इसको चेंज करने लगा हूं, तो लेसी कहेगा फिर मेरी जान ले ले आके, मशीन तो चेंज ना कर फिर। तो अच्छा, अभी मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा कि लेसर हैज नो सब्स्टिट्यूशन राइट। लीज बनने के लिए तो लेसर के पास नो सब्स्टिट्यूशन राइट होना चाहिए। अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं कि सब्स्टिट्यूशन राइट होता क्या है, ब्रैकेट में पढ़ा रहा हूं सब्स्टिट्यूशन राइट। सब्स्टिट्यूशन राइट क्या है? जहां पे एक शर्त यह पाई जाए कि सब्स्टिट्यूट करना पॉसिबल हो, प्रैक्टिकेबल हो सब्स्टिट्यूट करना। और दूसरी बात, सब्स्टिट्यूट करके लेसर वुड ऑब्टेन, लेसर में वो असल में ये चाह रहा हूं स्टैंडर्ड वाले अल्फाज इस्तेमाल करें, लेसर वुड ऑब्टेन बेनिफिट, लेसर उससे बेनिफिट ले सकेगा। लेसर उससे बेनिफिट इसलिए ले सकेगा ना कि हो सकता है किसी कस्टमर ने कहा हो यार फलां वाली बस हमें मंगवा दो, वो हम पहले भी यूज करते रहे, वो बड़ी अच्छी है, तो वो उससे तुम्हें किराया भी उसका ज्यादा दे देंगे। तो अब वो लेसर उस फोन करके लेसी को कहे यार कोई और लेसी मुझे मिल गया, वो वाली बस तुम्हें भेजो, तुम्हें इसी जैसी बस दे रहा हूँ, थोड़ा बहुत प्लस माइनस हुआ तो गुजारा चला लेना, तुम्हें इसी जैसी बस दे रहा हूँ, बाकी तुम कस्टमर आइंदा कभी तुम्हें कंपनसेट कर देंगे, वो वाली बस जरा मुझे भेज दो। तो अब वो भेज देगा, ठीक है, तो लेसर को ज्यादा किराया किसी उस बस का किसी और से आ रहा होगा तो लेसर उसको किराए पे दे देगा, लेसर को क्या टेंशन है। तो बता दें लेसर के पास चीज बदलने का हक एग्रीमेंट में कब बन जाता है? फिक्रा पढ़िएगा, लेसर के पास चीज बदलने का हक अच्छा खासा कब बन जाता है? जब वो ऐसी चीज दे रहा है उसको जो बदली जा और बदलने से उसको एक्स्ट्रा पैसे, इकोनॉमिक बेनिफिट या कॉस्ट सेविंग होगी, तो फिर ठीक है लेसर ऐसा करे, लेसर उस मशीन को, सॉरी उस एसेट को किसी और को दे सकता है, तो इट मींस कि उसके पास सब्स्टिट्यूशन राइट है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिख दिया जाए कि एसेट ये है और लेसर इसको बदल नहीं सकता, तो फिर लेसर हैज नो सब्स्टिट्यूशन राइट। ब्रैकेट में हमने इस बात की एग्जांपल दी है कि लेसर हैज नो सब्स्टिट्यूशन राइट, ये ब्रैकेट में हमने ये बताया कि सब्स्टिट्यूशन राइट होता क्या है, होता क्या है। और जब पता चल गया आपको सब्स्टिट्यूशन राइट होता क्या है, तो आपको पता होना चाहिए कि लेसर के पास ये राइट नहीं देना। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, इस सारी एग्जांपल्स में पूरे में थीम यह है कि लेसी को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। लेसी को अगर आप स्ट्रॉन्ग करेंगे तो लीज है,
और अगर लेसी को आप वीक करते रहेंगे एग्रीमेंट में तो ये लीज लीज मुझे बताएं, अगर एसेट आइडेंटिफाई हो जाए तो लेसी क्या होगा? स्ट्रांग होगा, सेटिस्फाई होगा। एसेट कैसे आइडेंटिफाई होगा? बता दो कौन सा है और अपने मुंह से कहो कि मैं इसको बदलूंगा। इन दोनों बातों से आपको क्या फीलिंग आ रही है? लेसी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहा। लेसी चीज लेने गया, लेसर ने बता दिया ये है और मैं चेंज भी। इन दोनों बातों से लेसी क्या फील करेगा? सेटिस्फाइड फील करेगा। और अगला टेस्ट क्या लगाना है? अब ये नहीं कि बस आपको दे दी और वादा भी कर लिया कि बस बदलूंगा नहीं, बाद में फोन करके बार बार कह रहा है यार मुझे जरा बस चाहिए, है तो तुम्हारे पास है लेकिन 2 दिन के लिए जरा मुझे दे दो, 3 दिन के लिए मुझे दे दो। यार बस तो तुमने सुना है कि सरगोदा से बाहर लेके जा रहे हो, शर्म नहीं आती यार तुम्हें? अजीब बातें कर रहे हो यार। भाई बस है, मेरी है बस, तू मेरी बस करा दे वैसे ही। तो अगली चीज क्या होनी चाहिए? लेसी को आप मजबूत करें। कैसे मजबूत कर सकते हैं? कंट्रोल देके लेसी को मजबूत कर सकते हैं, या लेसर अपने बस कंट्रोल रखे तो मजबूत होगा? लेसी को मजबूत करने तो उससे कंट्रोल देना पड़ेगा। तो उसके लिए एसेट को आइडेंटिफाई भी करके दें और उससे एसेट पे क्या दें? कंट्रोल भी दें। लेसी हैज राइट टू ऑब्टेन substantially all benefits। इंप्लिसिट मींस के वाज़ेह तौर पे एसेट पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब आप उसके दफ्तर से बाहर निकले तो 2-3 एसेट पड़े हुए थे, आपको अंदाजा हो गया कि मीटिंग में ये वाला एसेट तय हुआ था। तो उसने एसेट का नाम नहीं लिखा था, ना जाके उसने उंगली रखी थी, लेकिन आपको एग्रीमेंट से पता चल गया मोटा मोटा बातों से कि कौन सा एसेट है। लेसी हैज राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट। तो तकरीबन 90-95% बेनिफिट्स अगर लेसी ले रहा है तो ठीक है। हाँ, कभी देखो 2 साल के अंदर एक दफ़ा लेसर ने कह दिया यार मुझे बस की ज़रूरत है, वो मेरी बेटी की शादी है तो वो मुझे बस चाहिए तो उधर लेके जाना है, थोड़ा बहुत तो ठीक है, कोई मसला नहीं। मैं मेजर 90% बेनिफिट्स कौन ले एसेट से? लेसी। और अगर लेसर ने मशीन लगवाई है और मशीन लगा के आके कहता है यार मशीन से आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, मुझे भी थोड़े यूनिट्स की ज़रूरत है, ज़रा घंटे के लिए ये मशीन जो है ना मेरे चलवा दें, मुझे वो थोड़े बहुत की गुंजाइश है, उसमें कोई मसला नहीं। लेकिन ये नहीं कि बार बार अनड्यू इंटरफेरेंस हो रही है और बार बार आके आपको डिस्टर्ब कर रहा हो हर वक्त और आप ऑपरेट ही ना कर पा रहे हो। यार तू ले ले यार, ले यार, सही तूने मुझे मोटरसाइकिल किराए पे दिया है, हर वक्त तुझे मुझे ही मोटरसाइकिल याद आया रहता है, ले यार वापस ले। यानी कि आप इतना डिस्टर्ब ना करें लेसी को, सब्सटेंशियल बेनिफिट उसी को लेने दें। और लेसी हैज राइट to direct the use। लेसी के पास राइट होना चाहिए यूज करने की डायरेक्शंस देने का। अब ये स्टैंडर्ड का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये अभी तक नेवर टेस्टेड बाय आईकैप। आईकैप इसको टेस्ट नहीं कर रहा, शायद एक दफा पता नहीं किया नहीं किया। मेन कॉन्सेप्ट ये है, इस पे हमारा टाइम ज्यादा लगेगा, बाकी कॉन्सेप्ट बड़े आसान से हैं। तो पास पेपर सारे अभी तक ऊपर वाले कॉन्सेप्ट्स में से आए हुए हैं, वो भी करना हम शुरू करते हैं, नोट कर लें। इसके ऊपर तो बड़ी डिटेल से बात होगी। फिलहाल सादा सा उर्दू का मतलब कि यूज करने की डायरेक्शंस कौन दे? तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फिर क्या बन जाएगी? लीज। तो 1 मिनट के लिए जरा पॉज लें, मुझे बताएं अगर एसेट भी आपको पता चल जाए कौन सा है और लेसर उसको बदल भी ना सके और आप ही उससे चीजें बनाएं एसेट से और आप ही डायरेक्शंस दें एसेट यूज करने की, तो इन चारों बातों से आपको क्या फील हो रहा है? कि वी आर सेटिस्फाइड, हम लेसी ही हैं। तो बस साबित हुआ ये लीज क्या है? लीज। इन चारों में से एक का जवाब भी नो आ जाए तो फिर लीज नहीं रहेगी। अच्छा, अगर बस आपको बता भी दे ये वाली है और आप ही बस पे सवारियां बिठाएं और आप ही डायरेक्शंस दें कि बस किस शहर में जानी है किस शहर में नहीं जानी, और एक छोटी सी एक क्लॉज डली हो कि ये बस में कभी भी लेके कोई और भेज सकता हूं, बस फारग होगी, ये लीज नहीं है क्योंकि ये वाला टेस्ट फेल हो गया। नाउ लेसर हैज सब्स्टिट्यूशन राइट, उसके पास तो राइट चला गया, तो फारग हो गया।
तो चारों चीजें पास होना जरूरी है। बस ये सवाल करना शुरू करते हैं, फिर देखें, अभी थोड़ी सी बात खुलती है तो चारों चीजें पूरी होना जरूरी हैं। अच्छा, ये किसके लिए हम पढ़े हैं? लेसी के लिए पढ़े हैं, लेसर के लिए पढ़े हैं आज? नहीं, दोनों के लिए, दोनों के लिए। डिसाइड तो दोनों ने करना है लीज है या नहीं है, बाद में जब पे डिसाइड हो जाएगा। अच्छा, ये किस डेट पे आप डिसाइड करने की लीज भी है या नहीं? नहीं, कमेंसमेंट डेट पे नहीं, कमेंसमेंट डेट पे तो अकाउंटिंग शुरू हो जानी है। इंसेप्शन डेट पे, ये किस डेट पे डिसाइड करने लीज भी है या नहीं? इंसेप्शन डेट के नीचे नोट डला हुआ था, भी मैंने पढ़ाया थोड़ी देर पहले आपको सुबह सुबह। इंसेप्शन डेट के नीचे नोट डला हुआ था कि इसी दिन डिसाइड कर लिया जाता है कि लीज भी है या नहीं। और अगर डिसाइड हो जाए लीज है तो फिर कमेंसमेंट डेट से उसकी काउंटिंग शुरू करते हैं IFRS 16 के मुताबिक। और अगर लीज ना हुई तो फिर IFRS 16 से बाहर निकल जाए, नॉर्मल रेंट की एंट्रीज करें, कोई डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स फॉलो करने की जरूरत नहीं, कोई नोट बनाने की जरूरत नहीं, कोई मैच्योरिटी एनालिसिस बनाने की जरूरत नहीं, फिर ये लीज ही नहीं है। जी, कोई सवाल पूछ रहा था? एसी बंद करवा दें भाई। जी, प्रैक्टिकल एबिलिटी होनी चाहिए। प्रैक्टिकल एबिलिटी का ये मतलब है, मिसाल के तौर पर लेसर ने मुझे जो है वो लैपटॉप्स लीज पे दिए, तो बाद में मुझे कहता है यार ये लैपटॉप जरा मुझे वापस भेज दो। यस, इट इज प्रैक्टिकली पॉसिबल। पर लेसर ने मुझे जनरेटर लीज पे दिया, तो जनरेटर कॉलेज में आते जाते आपने देखा होगा, और वो हमने अंडरग्राउंड उसकी इंस्टॉलेशन करवा भी ली। बाद में लेसर कहता है यार ये जनरेटर मुझे वापस करना। हम कहेंगे यार तू जान ले मेरी जनरेटर को क्या। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होती कुछ चीजों को चेंज करना। तो क्या टर्मिनेशन राइट से यहां कोई फर्क नहीं पड़ता। टर्मिनेशन राइट हो भी तो ये लीज है। टर्मिनेशन के तो हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया था कि टर्मिनेट आप कर सकते हैं लीज को, 3 से टर्मिनेट करें, जुर्माना दें, उससे लीज ही रहेगी। टर्मिनेशन राइट, परचेज ऑप्शन, इन चीजों से लीज बनना ना बनना डिसाइड नहीं होता। तो अगर आपके पास टर्मिनेशन राइट है, परचेज ऑप्शन है, इन चीजों से लीज बनती है? नहीं 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 नहीं, ये तो किसी और मकसद के लिए यूज होती हैं, ताकि रेंटल्स कितने लेने हैं, परचेज ऑप्शन की प्राइस कितनी लेनी है सवाल में, ये बातें तो इस मकसद के लिए यूज होती हैं। तो क्या यहां हमने टर्मिनेशन राइट डाला है कि लेसी टर्मिनेट कर सकता है तो फिर लीज नहीं है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है सवाल में। तो वो जो पहले बातें पढ़ी हुई हैं वो टेस्ट और चीजों के हैं, ये टेस्ट और चीजों के हैं। हाँ, हल्का फुल्का तो हमने कहा ना, सब्सटेंशियल बेनिफिट उसके होने चाहिए। अच्छा जी, आ जाए पेज नंबर 64 पे। सबसे पहले हमने डायग्राम बनाई है ऑन व्हाइट बोर्ड। इसके बाद हम आने लगे हैं पेज नंबर 66 पे, 67 पे। आइडेंटिफिकेशन ऑफ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर, नहीं, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ लेसर एंड लेसी। पहला टेस्ट और अगला टेस्ट कंट्रोल टेस्ट। अगर एसेट, अच्छा बस आपने यस नो के चक्कर में ना पड़िएगा, आप बस बताइएगा लेसी के लिए ये गुड साइन है या नहीं। अगर एसेट आइडेंटिफाइड है हां तो लेसी के लिए गुड साइन है, और अगर एसेट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा तो फिर तो ये लीज ही नहीं है। अच्छा, अगर एसेट आइडेंटिफाई हो जाए लेकिन लेसर कह दे मैं सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, फिर भी यह बात किस तरफ जा रही है? नॉट अ लीज की तरफ। लेकिन अगर एसेट भी आइडेंटिफाई हो जाए, हां, लेसर एसेट को बदल सकता है? नहीं नहीं नहीं, लेसर का यार मैं एसेट को बदलूंगा नहीं, तो भी परेशान होगा बार बार फोन, तो भी तो एसेट लाना पड़ा होगा, सॉरी मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन अभी 2 टेस्ट और लगाएं, अभी भी लीज डिसाइड ना करें इसको। फिर कौन से टेस्ट लगाएं? कंट्रोल टेस्ट।
कंट्रोल टेस्ट में देखें कि डायरेक्ट ये बात मैंने उधर नीचे लिखी हुई है डायग्राम में, इधर ऊपर आई है। लेसी कैन डायरेक्शंस देने का हक किसको हो? हाँ 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 हाँ, ये मैं राइट आपको दे रहा हूं, और सारे बेनिफिट ही तकरीबन आप ले लेना। ऑल या सब्सटेंशियल भी अभी उसमें लिखा होगा, डिराइव ऑल स्लैश सब्सटेंशियल, तो तकरीबन सारे बेनिफिट ही आप ले लेना। हाँ हाँ हाँ, तो फिर ये क्या बन गई? लीज बन गई। बस नंबर 420 जाके ले लो, मैं इस बस को बदलूंगा नहीं। बस में कौन सा ड्राइवर रखना है, किस शहर में जानी है, क्या चीजें लोड होनी है, ये तुम्हारी मर्जी है। बस में तुम ही सवारियां बिठाया करना, मैं उसमें डंगर नहीं भेजूंगा। तो बस साबित हुआ कि ये लीज क्या है? लीज। लेकिन अगर बेनिफिट्स वो हमें ना लेने दे या हमारी डायरेक्शंस ना चलने दे तो इट इज नॉट अ लीज। अच्छा, सीए फाइनल में भी उसने ये काम शुरू कर दिया, आपके भी हो सकता है। इस तरह के डायग्राम बना देते और डायग्राम बना के कहते हैं कि यस नो खुद फिल आउट करो। समझ आ गई ना बात? तो इस तरह की टेस्टिंग तो बस कॉन्सेप्ट की होनी है ना, वो डायग्राम बना के टेस्ट करे, वो जो मर्जी करके टेस्ट करे, वो तो उसकी मर्जी है, तो कॉन्सेप्ट की टेस्टिंग है। जी पेज नंबर बताएं। 67। चलें जी, शुरू करते हैं अब हम। MCQ नंबर 24, जरा जल्दी से पढ़ के मुझे बता दें ये लीज भी है या नहीं है। मैं जरा देख लूं कौन कौन से MCQs हैं। MCQ 25, जल्दी से बता दे कोई अच्छा सा बच्चा इसका जवाब। अब हमने अच्छे खासे पास्ट पेपर करने हैं इस कॉन्सेप्ट के आज। ए वेल डन, जबरदस्त, तो फौरन आप लोगों ने पकड़ लिया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंडीशंस सेट आउट इन, क्या करना है इसी टेम्परेचर चेंज बंद कर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंडीशंस सेट आउट इन FRS सोना फॉर एन अरेंजमेंट टू बी क्लासिफाइड एज लीज। लीज को लीज क्लासिफाई करने के लिए कौन सी कंडीशन है? लीज को फाइनेंस ऑपरेटिंग क्लासिफाई करने के लिए कौन सी कंडीशन है? नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंडीशन सेट आउट इन IFRS 16 फॉर अरेंजमेंट टू बी क्लासिफाइड एज लीज। लीज को लीज बनाने के लिए कौन सी कंडीशन है? ना बनाने के लिए नहीं पूछ रहा, बनाने के लिए कौन सी कंडीशन है? लेसी हैज अ राइट, वन ऑफ द कंडीशन, सारी कंडीशंस कहते हैं मैं नहीं पूछ रहा, कोई एक है इसमें से ऐसी बता दो। लेसी हैज द राइट टू ऑब्टेन तकरीबन ऑल द बेनिफिट्स ऑफ द एसेट्स फ्रॉम द यूज ऑफ एसेट। क्या ये कंडीशन अभी हमने पढ़ी है? कहां पढ़ी है ये कंडीशन? ये लीज टर्म कवर मेजर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक, ये तो बातें यहां नहीं है। वो तो अगर 6 साल में से आपने 6 महीने के लिए भी एसेट लीज पे लिया तो ये लीज है, अल्लाह का शुक्र है। इसे शॉर्ट टर्म लीज जिसे कहते हैं हम, इससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लीज तो एक दिन की भी हो सकती है, मेजर हो ये तो लीज की वजह नहीं है। उसके बाद लेसर हैज अच्छा खासा राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर आप लेसर को दे देंगे अच्छा खासा राइट ऑफ सब्स्टिट्यूशन तो ये अरेंजमेंट को MCQ बना रहा है लीज। तो अगर लेसर को दे दिया सब्स्टिट्यूशन तो फिर तो ये क्या बन जाएगी? नॉट अ लीज। वो ये नहीं पूछ रहा कौन सी चीजें लीज इज नॉट अ लीज, वो ये पूछ रहा है कि लीज बनवानी है मैंने। पहली लाइन पढ़े, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द कंडीशन फॉर एन अरेंजमेंट टू बी क्लासिफाइड एज लीज। मैंने लीज बनवानी है, इससे लीज बनेगी या उल्टा रिवर्स हो जाएगा काम? तो लेसर को आपने राइट दे दिया, फिर कहां से लीज है? तो मुझे बस यही लग रहा है कि लेसी यहां से स्ट्रांग हो रहा है
और ये तो नॉट एप्लीकेबल है, ये सिनेरियो तो पता नहीं उसने अपने से डाला है परेशान करने के लिए। ये फाइनेंस ऑपरेटिंग लीज के टेस्ट हैं, ये तो मुझे पता है, लेकिन ये सिनेरियो ऐसे परेशान करने के लिए डाले हैं। इधर तो लेसी क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, कोई ए वाला ना, हाँ लेसी वीक हो रहा है। लेसर के पास राइट है डायरेक्शंस देने का, जैसे सास के पास राइट होता है डायरेक्शंस देने का, तो लेसर के तो एक दिन बहू आके कहती है आई एम नो यू, मेरे पास तो कोई पावर ही नहीं है, कंट्रोल नहीं है। तो पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होके जाना था। अच्छा अगले को सही ना करें, हम मेंटली प्रिपेयर हों। लेसी 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 लेसी, तो लेसी यहां पे क्या है माय डियर, वीक। एमसीक्यू नंबर 25 जी। इसके बाद आप हजरात आ जाएं, अब ये छोटी छोटी जगहों पे ये कॉन्सेप्ट्स हैं पास पेपर 14 में। पहले 16 का 2 कर लेते हैं, वो भी रहता है पास पेपर क्वेश्चन 16 का 2। नहीं रहता है थोड़ा सा, मुझे पता है रहता है थोड़ा सा। पेज नंबर 154। पढ़ लेना। ऑन एकम में 2021 हमारा हीयरिंग क्या है, हमने सवाल में क्या बनाना है, बैलेंस शीट और एंड नोट्स। ऑन यकम में 2021 ओएल एंटर्ड इनटू, यानी 1 और 2 दोनों की P&L बैलेंस शीट बनाना था, हमने 1 का बना दिया था, 2 का हमारा रहता है अभी तक। ओएल एंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट विद द एनर्जेटिक लिमिटेड फॉर द यूज ऑफ 5 फोटोकॉपी मशीन्स फॉर अ नॉन कैंसिलेबल पीरियड ऑफ 3 ईयर। अच्छा कैंसिलेबल नॉन कैंसिलेबल से लीज इज लीज और नॉट अ लीज डिसाइड नहीं होता, कैंसिलेबल नॉन कैंसिलेबल का कोई मसला नहीं। सेमी एनुअल रेंटल्स ऑफ 2 million इज टू बी पेड इन एडवांस एज पर एग्रीमेंट। ईएल कौन है, अच्छा पहली लाइन में पढ़े, ऑप्टिमिज्म एंटर्ड इनटू फॉलोइंग अरेंजमेंट्स। ऑन यकम में ऑप्टिमिज्म एंटर्ड इनटू एन अरेंजमेंट विद एनर्जेटिक फॉर यूज ऑफ 5 फोटोकॉपी मशीन्स। तो ओएल को चाहिए थी मशीन्स, एनर्जेटिक ने उसको दी। सेमी एनुअल रेंटल्स आर इतने, एज पर एग्रीमेंट लेसर अल्हम्दुलिल्लाह हैज अच्छा खासा राइट टू रिप्लेस द मशीन। लेसर के पास ये राइट है कि वो मशीन को रिप्लेस कर सकता है। अब अगर वो मशीन को रिप्लेस कर सकता है तो इससे क्या साबित हुआ, लेसर हैज अ राइट टू सब्स्टिट्यूट, सो इट इज नॉट अ लीज। तो चलें आप इसका P&L बैलेंस शीट बना दें। नहीं भाई लीज नहीं है तो काउंटिंग तो करनी है ना, हाँ P&L बैलेंस शीट तो बनेगा ना, तो लीज नहीं है, बस रेंट की नॉर्मल एंट्रीज करके इसका P&L बैलेंस शीट बना दें। एंट्रीज नहीं करनी तो डायरेक्ट P&L बैलेंस शीट बना दें। मतलब लीज नहीं है तो पैसे जाते रहे हमारे पास से, कैश क्रेडिट नहीं करना, आप अजीब बोंगी मार रहे हैं। पर लीज नहीं है तो एंट्रीज नहीं करनी, या लीज नहीं है तो IFRS 16 वाली अकाउंटिंग नहीं करनी। अच्छा वैसे पहले टेस्ट कर लें, ये लेसी के लिए शॉर्ट टर्म लीज है, ये लो वैल्यू एसेट है, पहले ये जरा बता दें। और भाई लीज ही नहीं है तो भी शॉर्ट टर्म लीज और लो वैल्यू एसेट वाले चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन डेटा से P&L बैलेंस शीट तो बनाएं। तो आप थोड़ी देर के लिए समझें कि आपने IFRS 16 नहीं पढ़ा हुआ, तो सिंपल मुझे बता दें, इस डेटा से आपने कोई मशीन लीज पे ले ली है, इसकी लीज मानना नहीं हमने इसको, इसके रेंट की एंट्रीज बता दें।
एंट्रीज बाद में कर लेता हूं, पहले P&L बैलेंस शीट जरा डायरेक्ट कोशिश करते हैं बनाने की, अब हम बड़े हो गए हैं। P&L में क्या जाएगा? रेंट एक्सपेंस। हाइब्रिड में क्यों बातें चल रही हैं? अच्छा नहीं चल रही। ऑन यकम में 21 OL entered into an agreement for the use of machine. Semi-annual installment of 2 million is to be paid in advance. कितने साल की लीज है? 5 साल में चपेट मारूं। कितने साल की? 3 साल की। कैलकुलेटर पे एक्सपेंस बता दें। ये 2 कितने महीने का कराया? 6 महीने का। हमारे ईयर एंड तक कितने महीने मशीनें इस्तेमाल हुई? 8 महीने। डन। तो पहले 6 महीने का कराया 2 मिलियन। कब से कब तक का? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। 1 2 3 4 5 6, ये पहले 6 महीने का किराया हो गया। अब कितने महीने का किराया अलग से निकालना पड़ेगा मुझे? नवंबर और दिसंबर। 6 महीने का किराया 2 मिलियन और 2 महीने का किराया मुझे और चाहिए। अभी मैं P&L बना रहा हूं या पेएबल प्रीपेड निकालूं? अभी तो P&L बन रहे हैं। P&L में तो खर्चा जाना चाहिए। असूली तौर पे बताएं वैसे खर्चा कितने महीनों का जाना चाहिए? 8 महीनों का, क्योंकि हमने मशीनें 8 महीने इस्तेमाल की हैं। 2 मिलियन किराया होगा, ये मिलियन है, ये मंथ्स नहीं है। 2 मिलियन किराया होगा अगले 6 मंथ्स का, उसमें से हमारे 2 महीने कितने ग्रैंड टोटल बता दें? 2.67। बस ये P&L में जाना था जी। यहाँ पे EL की जगह पे वो लेसी का कहता तो फिर सवाल किसका होता? मतलब ये राइट अगर लेसी के पास नहीं, लेसी कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकता है? वो स्टैंडर्ड लेसर के एंगल से सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। लेसी को तो लेसर सब्स्टिट्यूशन राइट वैसे भी देते ही नहीं आमतौर पे। वो दे भी दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना, लेसर के पास ही राइट होना चाहिए। अच्छा, बैलेंस शीट में मुझे बताएं प्रीपेड जाएगा या पेएबल जाएगा? यार आप बोंगी ना मारे ना, बस बिल्कुल लीज भूल जाएं। वैसे ही आप कहीं बैठे हुए थे तो पता चला कि मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का किराया मई में दे दिया। हाँ हाँ, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर का किराया मई में दे दिया और नवंबर, दिसंबर और जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल का किराया नवंबर में दे दिया। आप बता दें कि इसमें प्रीपेड कितना निकलेगा? यहां पर 6 महीने प्रीपेड होगा, लेकिन दिसंबर के एंड पर 4 महीने प्रीपेड रह जाएगा। यकम नवंबर को मैं कहूंगा 6 महीने का प्रीपेड, लेकिन मेरी बैलेंस शीट में प्रीपेड कैंसिल हो जाएगा 2 महीने का पहुंचते हुए। बैलेंस शीट में प्रीपेड सिर्फ कितने महीने का जाएगा? 31 दिसंबर को क्या मैं खड़े होकर कह सकूंगा कि मैंने प्रीपेड कार्ड बाय कर लिए मैं अगले 4 महीने के? तो 31 दिसंबर को मैं खड़े होकर कह सकूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव ऑलरेडी पेड द रेंट ऑफ अगला जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल ऑन यकम नवंबर। तो मेरे ख्याल से प्रीपेड तो 4 महीने बन रहे हैं, ऐसा ही है। 2 मिलियन कितने महीने का है? तो मुझे कितने महीने का चाहिए? करंट एसेट्स प्रीपेड रेंट 1.3। बस ये उसने मांगा था, P&L और बैलेंस शीट। पता नहीं कुछ चेहरे क्यों ऐसे देख रहे हैं। मई,
जी, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का किराया यहां से लेके यहां तक का, फिर अगले 4 महीने का, यहां से लेके यहां तक का किराया किस दिन पे किया? इस दिन। और यहां से लेके यहां तक का किराया किस दिन पे किया? इस दिन। तो अब मुझे बता दें कि ये खर्चा कितना है और प्रीपेड कितना है, इस तरह बता दें। ये 2 तो पूरा खर्चे में चला जाएगा क्योंकि हमारा ईयर में अंदर ही सब कुछ आ गया, और इस 2 को डिवाइड करेंगे 6 से, लेकिन मशीनें इस्तेमाल की हैं सिर्फ 2 महीने, तो ये मेरा खर्चा निकलाएगा 8 महीने का। और प्रीपेड निकालने के लिए इसको मैंने प्रीपे किया लेकिन यूज कर लिया, इसको मैंने प्रीपे किया 6 महीने के लिए, उसमें से 2 महीने यूज कर लिया, तो बैलेंस शीट में फिर कितने महीने का प्रीपे जाएगा? 4 महीने। एंट्रीज आप वो कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म लीज लो वैल्यू एसेट्स वाली एंट्रीज कर सकते हैं, गया खर्च हुआ, उसमें एंट्रीज में कोई मसला नहीं। वो तो एंट्रीज का हमने अपना तरीका बनाया हो, एंट्रीज का मतलब तो नहीं होता कि ये शॉर्ट टर्म लीज है, लो वैल्यू एसेट है। एंट्रीज आप उस तरीके से करें, एंट्रीज में क्या मसला है? एंट्रीज में बस एंट्रीज जो भी करें आप, एंड पे रेंट एक्सपेंस आना चाहिए 2.67 और प्रीपेड आना चाहिए 1.33। एंट्रीज जो मर्जी करें आप। एंट्रीज इस तरह कर लेते हैं, यकम मई को गया रेंट पेएबल, वही वाला एंट्रीज गया, कितना गया? 2। और 31 अक्टूबर खर्च हुआ कितना? 2। अच्छा, इसके बाद यकम, जल्दी बोलें, नवंबर गया 2 फॉर रेंट प्रीपेड एंड पेएबल, आई एम यूजिंग द वर्ड रेंट पेएबल। और उसके बाद खर्च हुआ, कोशिश करें 2, ये वाला 2, ये वाला 2 कितने महीने के लिए दिया है? और मुझे कितने महीने के लिए चाहिए? जी, रेंट एक्सपेंस 0.67। अब इन एंट्री से P&L बैलेंस शीट में बना लेता हूं, एंट्रीज नोट करें। एंट्रीज में कोई मसला नहीं कि वो शॉर्ट टर्म लीज लो वैल्यू एसेट वाली एंट्रीज कर दे, लेकिन इसका नाम ये ना कहीं रख दीजिएगा कि इट इज अ लो वैल्यू एसेट और इट इज अ शॉर्ट टर्म लीज। इन एनी केस ROULL वाली एंट्रीज नेवर अलाउड, क्योंकि लीज ही नहीं है ये। अब बता दें P&L में कितना जाएगा? 2.67 और रेंट पेएबल अकाउंट बनाएं। इधर क्या आता है, एक्सपेंस या कैश? जल्दी बताएं भाई, अगर आपको अभी भी ये बातें समझ नहीं आ रही, रेंट एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट, इधर क्या जाता है एक्सपेंस, इधर क्या जाता है कैश। कितना हर चारों एंट्रीज पोस्ट करें। कैश कितना गया? 2। खर्चा 2। फिर कैश कितना गया? तरतीब से चले ना, पहली एंट्री, दूसरी एंट्री, तीसरी एंट्री पोस्ट करें। कैश कितना गया? 2। खर्चा 2। फिर कैश 2। खर्चा 0.67।
अब आप बता दें प्रीपेड कितने, पहले मैंने ज़बानी लिखवाया था, अब एंट्रीज से। अगर ये पेएबल अकाउंट है, पेएबल अकाउंट के आपको पता है ज़िंदगी में कैरी डाउन्स इधर आते हैं इस साइड पे, पेएबल अकाउंट्स के ब्रॉड डाउन इधर आते हैं, कैरी डाउन इधर आते हैं। अगर इधर आ गया तो पेएबल होगा, और अगर ओपनिंग प्रीपेड और क्लोजिंग प्रीपेड हुआ तो फिर इधर होगा। अब अनलकीली बैलेंसिंग देखें इधर आ रहा है 1.33, तो अनलकीली ये इधर आ गया, इसलिए प्रीपेड इसका नाम होगा, नोट कर लो। और हम भी प्रीपेड कितना लेके गए हैं बैलेंस शीट में, 1.33। हाँ जी, नहीं रेंट इनकम वाला तो नहीं ना, गया खर्चुआ वाली एंट्रीज की हैं हमने या आया कमाया वाली? मुझे याद है जिस दिन मैंने ये पढ़ाना शुरू किया था गया खर्च हुआ, उस दिन मैंने रेंट पेबल का अकाउंट बना के दिखाया था। जिस तरह रेंट रिसीवेबल का अकाउंट ज़्यादा दफ़ा शायद क्लास में बनाया था, इसलिए आपको याद है आया कमाया, लेकिन गया खर्च हुआ वाला भी अकाउंट याद रखें। अच्छा, ये तो सारी बातें हमने वो की जिसमें हम कंसिस्टेंट हैं, पहले से चले आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी वैसे बात कर रहा हूँ, अगर कोई बंदा प्रीपेड की एंट्रीज भी करना चाहते हैं तो कर ले, देखें इधर। अब आप बड़े हो गए, मैं इसलिए आपसे बात करने में कोई हर्ज नहीं। आप एंट्रीज ये कर लें, प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट 2 रुपए, ठीक है, पहली एंट्री ये हो गई। अब बड़े हो गए ना, समझे चीजों को। दूसरी एंट्री एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड क्रेडिट, अक्टूबर में ये कर लें। फिर दोबारा एक एंट्री मारें प्रीपेड डेबिट कैश क्रेडिट 2 रुपए, और फिर उसके बाद प्रीपेड क्रेडिट करें और एक्सपेंस डेबिट करें सिर्फ 2 महीने का, तो फिर प्रीपेड कैलकुलेटर पे भी बैलेंसिंग निकल आएगा एंट्रीज देख के। लेकिन दोनों में से कोई एक अप्रोच ही चलनी चाहिए। तो फॉर रेंट प्रीपेड एंड पेएबल आई एम यूजिंग द वर्ड रेंट पेएबल। अच्छा, वो क्वेश्चन 14 करें जी, क्वेश्चन 14 बताएं ये लीज भी है या नहीं। अच्छा, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे भाई नोटा लीज लिखने पे, आपकी अजमत को सलाम। हाँ, कोई बताया हाथ खड़ा करके जवाब। एक्सीलेंट, भाई ने हिम्मत की है जी, खड़े होने लगे हैं भाई। होन चौप कर गया। हाँ, ये हिम्मत करते हैं हर चीज में, कहते हैं मैं, चलें जी करें। नहीं, अंग्रेजी में बोलो ना, इस बार पेपर अंग्रेजी में आ रहे हैं। Because the lesser has a right of substitution, therefore it is not a lease. I have obtained examiner 3 marks. Please give me 3 marks on this line. Please, examiner, my dear examiner Bablu, please give me 3 marks. I will award you 1 mark. Have a seat. Not a passing marks. डेट नंबर तो चाहिए थे कम से कम। चलें जी, पढ़ें। कैप्री आइस, a notable आइसक्रीम पार्लर, आइसक्रीम मुंह पे लगाई जाती है वहां, तो नोटेबल आइसक्रीम पार्लर एंटर्स इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विद यार्डले लिमिटेड टू यूज अ स्पेस इन अ शॉपिंग, किस तरह बोलते हैं हम लोग, मॉल बोलना होता है, मॉल सही हो रहा है थोड़ा थोड़ा मेरा, मॉल, ओके, अ शॉपिंग मॉल ओन्ड बाय YL। तो शॉपिंग मॉल आप को कोई बता दें जो पाकिस्तान में आपको जिसका पता हो। पैकेजेस, डिफेंस के करीब वाले, ये हमारे इलाके के करीब वाले, जो टाउन वाले, एम्पोरियम। अच्छा चलें, तो एम्पोरियम में किसी ने जो है वो अपनी कुल्फियों का पार्लर जो है वो खोलना है, तो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज द डायमेंशंस ऑफ स्पेस, कि आपको हम जगह दे देंगे
5 फुट बाय 5 फुट, कुल्फी की रेडी इतनी होती है ना, 5 फुट बाय 5 फुट की आपको जगह दे देंगे। डायमेंशंस ऑफ स्पेस एंड लोकेशन, ग्राउंड फ्लोर पे जनूब मशरिक की जानिब आपने जाके अपनी रेडी पार्क करनी है। ये जनूब मशरिक भी आप लोगों को नहीं पता तो क्या किया जाए आपके साथ। अच्छा मुझे ये बताएं कि किबला किस तरफ है? मगरिब की तरफ है, ये तो मुझे भी पता है। इस क्लास में खड़े होकर किस तरफ है? मगरिब की तरफ। अच्छा भाइयों पे रिलाई कर लेते हैं, ये मगरिब की तरफ है। तो अब ये मगरिब है तो पीछे बच्चे हैं, ये मगरिब है तो पीछे, तो जब आप मगरिब की तरफ मुंह करें तो राइट हैंड खोलें तो शुमाल और लेफ्ट खोलें तो जनूब। चलें तो पुराने जमाने में लोग ये कहते थे कि भाई मैं आ गया हूं, आप इस चौक पे आके मशरिक की तरफ देखो, मैं खड़ा हूं। पुराने जमाने में लोग इस तरह समझाया करते थे। अब आप लोग क्या करते हैं, ओए ओए आगे देख, पीछे देख, इधर दाएं देख, थोड़ा इधर आगे का, वो एग्जैक्ट पुराने जमाने में समझाते थे मशरिक की, तो वो भी दोनों समझदार होते थे, इसलिए मशरिक की फौरन जाके वो जल्दी तरफ डाल लेते थे। ओके, द कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफाइज द डायमेंशंस ऑफ स्पेस एंड लोकेशन। हाउएवर अभी मस्जिद में हम गए, लोग किसी ने कहा जी शुमाल की तरफ पहले सफे बनाया, लोग मस्जिद से बाहर जाना क्योंकि मगरिब की तरफ। अच्छा, हाउएवर वायल हैज डिस्क्रिशन, वायल के पास क्या है? डिस्क्रिशन क्या होती है? फ्री विल। फ्री विल, इसकी फ्री विल है। डिस्क्रिशन ये होती है ना कि ये काम मैं आपकी डिस्क्रिशन पे छोड़ता हूं। अम्मी अब्बू कहते नहीं होते आप लोगों को, लेकिन वैसे मैं कह रहा हूं ये काम मैं आपकी डिस्क्रिशन पे छोड़ता हूं, आपकी फ्री विल पे छोड़ता हूं। मैं आपकी फ्री विल पे छोड़ता हूं कि आप संडे मंडे को जो मर्जी करें। मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूं। However, while has discretion। अच्छा हर टॉपिक के कितने सवाल होमवर्क में मिलने चाहिए मुझे बता दें, मैं टॉपिक अकॉर्डिंगली प्लान कर लूं। नहीं भाई को पढ़ने वाले पास होने वाले बच्चे, मैं उनसे बातें कर रहा हूं जिनका अल्हम्दुलिल्लाह FR1 का पेपर सही हो गया, मैं उनको पता है अल्हम्दुलिल्लाह पास होने, बस ये एक फॉर्मेलिटी सी है रिजल्ट आना। मैं अपने FR2 पे फोकस, आई एम वेरी सीरियस। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं जो अल्हम्दुलिल्लाह सीरियस हैं और अल्लाह का शुक्र है उनका पास ट्रैक भी अच्छा है और आगे वाला ट्रैक भी अच्छा है और उनको अपना अभी वाला ट्रैक भी पता है। मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, वो लोग बता दें हर टॉपिक के कितने सवाल होमवर्क में चाहिए। बाकी जो आप लोगों ने जो मर्जी करने करें, मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, करें बोलें। 2 सवाल होमवर्क में मिलने चाहिए, यानी ये बच्चे बता रहे हैं मैं उनमें से हूं। अच्छा, तो द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाइज द डायमेंशंस ऑफ स्पेस एंड लोकेशन। हाउएवर वायल हैज द डिस्क्रिशन टू रीलोकेट द स्पेस टू एनी अदर फ्लोर टू अकोमोडेट अदर कस्टमर्स। यानी इसको कहेगा भाई अब आप रेडी उठा के जो है फर्स्ट फ्लोर से 5th फ्लोर पे ले जाओ, क्योंकि कोई और बंदा अपना रेडा लेके आ गया। टू अकोमोडेट अदर कस्टमर्स हु वुड बी कंडक्टिंग प्रमोशनल इवेंट्स एंड एक्टिविटीज इन द मॉल। अब ये बात इससे इंप्लाइड ले लीजिएगा कि आपको बेनिफिट आएगा। आपको क्या आएगा? बेनिफिट आएगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन का राइट लेसर के पास सब्सटेंशियल है। प्रैक्टिकल एबिलिटी है इस सवाल में। क्यों प्रैक्टिकल एबिलिटी है? क्योंकि आइसक्रीम पार्लर बजाहिर कोई ऐसी चीज हमें सवाल से नहीं लग रही कि जिसमें अंडरग्राउंड आइसक्रीम पार्लर आपने मॉल्स के अंदर देखे होंगे, वो तो उन्होंने सिर्फ जो है वो एक फ्रीजर रखा होता है और एक जो है वो मेज लगाई होती है, काउंटर लगाया होता है, वो एक जगह से उठा के दूसरी जगह आप ही जाने, थोड़ा सा जरा इधर से शिफ्ट करके देख लीजिएगा, धक्का दे के वो बंदे अंदर, तो ये शिफ्टेबल है। तो प्रैक्टिकली पॉसिबल है आइसक्रीम पार्लर को शिफ्ट करना। बिल्कुल भाई इधर इंटरव्यू दे आया, क्या पूछा उन्होंने? जल्दी भाग के ये पूछा शादी होगी, कितने बच्चे, लेट सीटिंग कर लिया करेंगे, क्या पूछा फॉर्म ने? ऑडिट से रिलेटेड पूछा था। क्या ऑडिट से नहीं, और कोई सवाल नहीं पूछा। लेट सीटिंग कर लेंगे, आपको हम मंड के रखेंगे, आपसे बहुत काम कराया करेंगे। और उसको बच्चे कह रहे थे नहीं कोई मसला नहीं सर, आप मुझे रख लें बस एक दफा, आप मुझे रख लें। फिर जब ज्यादा काम कराते हैं, ये जो फर्में जो है ना, सोशल मीडिया पे शुरू कर दो, ये फर्में जो है ना बहुत बुरी हैं, बहुत काम। फर्स्ट में पूछा था, क्या कहते हैं? लेट सेटिंग करेंगे। और आपने क्या कहा? ठीक है, तो आई इसलिए। अच्छा अगला, तो उसको बता देना था कि मैंने नहीं करनी। नहीं बता सकते ना। क्यों नहीं बता देते? नहीं, वो खुद पूछ रहे हैं कि कर सकते, बाद में फिर क्यों बच्चे कहते हैं कि क्यों करा रहे हैं? अच्छा चलो ठीक है, आगे चलो। आगे इंटरव्यू तो पार्टनर के साथ इंटरव्यू था 1 to 1, यानी पार्टनर और आप। अल्लाह अकबर। उन्होंने बस ऑडिट से रिलेटेड पूछा। माशाल्लाह।
और बाकी बस कह ठीक है। ऑडिट किससे पढ़ा, कितने दिनों में पास किया, क्या किया, बस इसी तरह के सवाल होंगे ना। केस स्टडी बना के पूछा था केस स्टडी बना के पूछा था, तो आपने स्टडी किया बस उसे, आज सुबह। वही पढ़ के गए थे। बुजुर्ग हो आप तो, यानी जो उन्होंने पूछना था वही आप पढ़ के गए थे। इजी था। अच्छा, क्या पूछा था इनको पता है, इन्होंने ऑडिट पढ़ लिया हुआ है? ऑडिट रिपोर्ट रिवीजन से रिलेटेड क्वेश्चन था, सब्सिक्वेंट इवेंट वाली। पढ़ लिया हुआ है आप लोगों ने? अच्छा अच्छा, पास हो गया मैं। और जाते हुए उन्होंने क्या कहा? जाते ही बस मंडे से। बड़ा अच्छा लगा आपसे, मंडे से आना। अच्छा चलो, क्लास के बाद गले मिलते हैं। अच्छा भाई, आप मुझे ये बताएं कि पार्टनर के सॉरी, मुझे ये बताएं कि लेसर के पास सब्स्टिट्यूशन राइट है? बोले ना, बिकॉज आइसक्रीम पार्लर को मूव करना प्रैक्टिकली, और लेसर इससे बेनिफिट भी बाय अलोइंग अदर्स टू कंडक्ट द एंड। अब वो जो सोशल स्टडीज की टीचर कहती होती थी कि सवाल में ही जवाब है, तो वो वाला काम शुरू करें, वो वाला काम शुरू करें। लिखें इन दिस केस द लेसर हैज सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट। सब्सटेंटिव मैं लफ्ज अपनी तरफ से डलवा रहा हूं अच्छा खासा, जिसको सब्सटेंशियल कहा था। द लेसर हैज भाई आप भी नोट करो ना। द लेसर हैज सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट because lesser has practical ability, because lesser has practical ability। अब आगे लफ्ज बोलें टू रीलोकेट या सब्स्टिट्यूट। एक्सेलेंट, रीलोकेट किसने लफ्ज बोला है? बहुत अच्छा। टू रीलोकेट और सब्स्टिट्यूट। टू रीलोकेट, ये लो इसको 100 रुपए दो। टू रीलोकेट कहां लिखा हुआ है? सवाल में लिखा हुआ है तो वहां से बोल देना था, बोलना तो था। टू रीलोकेट और सब्स्टिट्यूट द एसेट फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर, फ्रॉम वन फ्लोर टू एन अदर फ्लोर, या उसी फ्लोर पे भी किसी और जगह पे शिफ्ट कर दें, मशरिक से मगरिब ले जाएं। फ्रॉम वन फ्लोर टू अनदर फ्लोर। एंड यार वैसे 50 रुपए वापस बनते हैं, मैंने समझा तूने खुद बोला ला। एंड द लेसर वुड obtain benefit from it। लेसर को इस अरेंजमेंट से फायदा भी होगा ना। लेसर वुड obtain benefit from it। बताएं। एक्सेलेंट। बाय allowing अदर कस्टमर्स टू कंडक्ट। बाय allowing अदर कस्टमर्स, आगे से यही लफ्ज लिख लें। बाय allowing अदर कस्टमर्स टू कंडक्ट promotional events and activities in the Molly। हाँ, दोनों कंडीशन पूरे होना उसमें। मैंने एंड का लफ्ज लिखा हुआ उसमें जी। काफी है भाई? नहीं मेरी डियर, कंक्लूजन देना। therefore दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ लीज कॉन्ट्रैक्ट, इसलिए ये लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। देयरफॉर दिस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ लीज कॉन्ट्रैक्ट। बताएं लेसी वीक कैसे हो गया है? मैंने लेसी को अनकंफर्टेबल क्यों फील कर रहा है? मुंह उठा के लेसर जब भी आएगा, चल रेडी उठा। जी सर मैं रेडी उठा रहा हूं। क्या करूं? आप बाहर निकल जा। नहीं, चल ऊपर वाले फ्लोर पे जा। अरे जाके चल रेडी चौक थल्ले वाले फ्लोर पे। तो उत्ते वाले थल्ले वाले उत्ते वाले थल्ले वाले मेरे नाल लगे हो। बस ठीक है, मैं एग्रीमेंट च पाया सी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, दूसरी एग्रीमेंट च पाया सी कि लेट सीटिंग भी होनी है। मैं तो अच्छा चलें जी। क्या चीज?
हाँ, यहाँ अगर मशीन होती और कोई ऐसी मशीन होती जो कि ग्राइंडिंग मशीन है तो वो तो शायद फर्श के ऊपर ही पड़ी होती, उसकी टेंशन नहीं थी। लेकिन अगर कोई ऐसी मशीन थी जिसकी प्रॉपर इंस्टॉलेशन होगी और बाद में उसको फिर वो मुश्किल हो जाना था। हाँ जी, कंट्रोल टेस्ट का क्या जिक्र करें, उसका डाटा नहीं अवेलेबल कुछ। देखो नहीं बस असल में वो अगर लीज को लीज बनवाना चाहता ना तो फिर शायद काफी सारा डाटा देता, लेकिन अभी उसने क्या किया है, अभी उसने लीज को लीज नहीं बनवाना था तो बस उसने ये वाली बात पूछ के साबित कर दिया कि ये लीज लीज ही नहीं है। ओके चलें जी, ये कौन सा पास पेपर की है, क्वेश्चन नंबर 14। अब आ जाएं पेज नंबर 63 है, 4 है, ये जो मेन पेज है हमारा आज 63, पेज नंबर 63। अच्छा जी, सबसे पहले हमने डायग्राम की थी व्हाइट बोर्ड पे। जब व्हाइट बोर्ड के डायग्राम अटैच करने का अब कोई फायदा नहीं, क्योंकि पेज 67 पे उसकी समरी पढ़ ली थी। फिर एमसीक्यू 25 किया था, पास पेपर क्वेश्चन 16 किया था, एनर्जेटिक वाला टाइम भी ज़ाया किया उसमें, और ये आइसक्रीम पार्लर वाला सवाल किया। लेकिन ये सारा डिसाइड आपने किस दिन करना है, एट इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो रहा हो। बल्कि इंसेप्शन का मतलब ये होता है कि जिस दिन मोटी मोटी टर्म्स एग्री हो या एग्रीमेंट हो, विच एवर इज अर्लियर। इंसेप्शन डेट तो भी पढ़ गए हैं ना। एट इंसेप्शन डेट एन एंटिटी शैल असेस वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज और कंटेन्स अ लीज। अच्छा, एंटिटी से मुराद लेसर होगा और कस्टमर से मुराद लेसी होगा। लेकिन जरूरी नहीं कि बाद में एंटिटी लेसर बने और कस्टमर लेसी बने। अगर लीज ना हुई तो एंटिटी का नाम एंटिटी ही रहेगा और कस्टमर का नाम कस्टमर ही रहेगा, फिर ये लेसर लेसी नाम भी नहीं होंगे इनके। At inception of contract, an entity shall assess whether the contract is or contains a lease. Is और contains a lease का मतलब है कि एक ही एग्रीमेंट है तो उसमें देख लें लीज है या नहीं। कंटेन्स का मतलब है 2-3 एग्रीमेंट हुए हैं, उसमें वो जो तीसरा वाला एग्रीमेंट है वो चेक करने के लीज है या नहीं। इज और contains a lease. A contract is or contains a lease if the contract conveys the right to control the use of। कितनी खूबसूरत डेफिनेशन है, इसमें दोनों बातें कवर हो गई, कंट्रोल टेस्ट भी, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी। A contract is a lease if the contract conveys the right to control the use of what, for a period of, ये for a period of time exchange of asset, ये लीज की डेफिनेशन से उठाया, वो जो हमने पहले सफे पे आज पढ़ी है। तो for a period of time in exchange of consideration। अच्छा, अब इसमें पहला टेस्ट कौन सा, आइडेंटिफिकेशन, और अगला टेस्ट कौन सा, कंट्रोल टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन सुबह सुबह हमने पढ़ा है, कैन बी एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। द कॉन्ट्रैक्ट माइट नेम एसेट, और अगर नेम ना दें, और स्पेसिफिक एसेट को सिंपली भी इंप्लाइड थ्रू इट बीइंग मेड अवेलेबल टू लेसी। लेसर लेसी को कहिए यार एसेट का नाम तो नहीं मैं बता रहा, वो 3-4 गाड़ियां खड़ी हुई, उनमें से मैं देखता हूँ जो गाड़ी आपके लिए मुनासिब वो आपको भेज रहा हूँ। बस वो जो गाड़ी पहुंचे आप कहें बस यही है, कोई नाम एग्रीमेंट में लिखा होना जरूरी नहीं है कौन सी गाड़ी है। एसेट्स आर नॉट कंसिडर्ड एज आइडेंटिफाइड अगर लेसर उनको बदल सकता है। यही पढ़ा ना हमने, एसेट्स आइडेंटिफाइड नहीं होगा अगर लेसर उसको बदल सकता है। क्लियर। पिछले सवाल में क्या एसेट था, अभी जो हमने पास पेपर क्वेश्चन 14 किया है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एक दो बच्चों ने पार्लर बोला है, ये मेरे पास क्लास के बताएं जरा। भाई पार्लर एसेट नहीं था, वो तो उसने लेसी ने ऊपर आके पार्लर अपना लगाना है। लेसर की तरफ से क्या दिया जा रहा था, पार्लर दिया जा रहा था या स्पेस दी जा रही थी शॉपिंग मॉल में। तो वो स्पेस वाज एन अंडरलाइंग एसेट जिसकी काउंटिंग होनी थी। अच्छा, अ लेसर राइट टू सब्स्टिट्यूट एसेट इज कंसिडर्ड, अच्छा खासा बोले जरा साथ साथ, नहीं अच्छा खासा नहीं, सारा बोले ना। अ लेसर राइट टू सप्लायर
वैसे एंटिटी का लफ्ज कस्टमर के लिए भी यूज करते हैं, जब बेहतर लफ्ज सप्लायर लिख लें लेसर के लिए। सप्लायर, एक सप्लायर है, एक कस्टमर है। आ सप्लायर राइट टू सब्सटीट्यूट द एसेट इज कंसिडर्ड, बोलें अच्छा खासा। अगर सप्लायर हैज नंबर 1 प्रैक्टिकल एबिलिटी, फॉर एग्जांपल एसेट विद अ स्पेशलाइज्ड नेचर मे नॉट बी सब्सटीट्यूट। बड़ा स्पेशल नेचर का आपने एसेट बनाया, फिर इंस्टॉल करवाया, फिर ये करवाया वो करवाया, बाद में आपको यार नहीं है, तो वो फिर मुश्किल हो जाएगा। एंड अगली शर्त, एंड लेसर वुड, लिखें रूल, एंड लेसर वुड, लेसर का लफ्ज तो अच्छा नहीं है सप्लायर, लेकिन खैर लेसर लिख लें। एंड लेसर वुड बेनिफिट इकोनॉमिकली। अब फिक्रा पढ़ें, लेसर का राइट एसेट बदलने का अच्छा खासा समझा जाएगा अगर लेसर उसको बदल सकता है और बदल के फायदा ले सकता है। खाली बदलने का तो फायदा नहीं ना, नए कस्टमर से ज्यादा किराया लेगा कि तुम्हें ग्राउंड फ्लोर पे जगह दे देता हूं, तुम मुझे ज्यादा किराया दो। इफ द राइट ऑफ सप्लायर इज कंसिडर्ड टू बी अच्छा खासा, then alhamdulillah asset is not identified, alhamdulillah this is not a lease। alhamdulillah मैं इसलिए बोल रहा हूं, अब लीज की काउंटिंग भी नहीं करनी, लीज के डिस्क्लोजर भी नहीं बनाने, बस ये सिंपल रेंट एग्रीमेंट है। तो जिस चीज पे कोई स्टैंडर्ड नहीं लगता फिर उस पे IS1 लगता है, बस IS1 की रोशनी में इसको ट्रीट करें, नॉर्मल रेंट की एंट्रीज करें, प्रीपेड पेएबल। अच्छा, अगर ये मुश्किल हो रहा हो डिटरमिन करने के लिए एग्रीमेंट पढ़ के कि अगर ये मुश्किल हो रहा है एग्रीमेंट पढ़ के कि लेसर का राइट अच्छा खासा है या नहीं, तो क्या करें फिर? वी मस्ट एज्यूम दैट सब्स्टिट्यूशन राइट इज नॉट, क्योंकि आमतौर पे जो लीजेस दुनिया में उनमें बार बार एसेट चेंज नहीं किए जाते। तो ये पेपर के लिए वो हिंट नहीं दे रहा आपको कि अगर पेपर में आपको ना लग रहा हो तो पेपर में वो आपको लगेगा, कुछ ना कुछ बताएगा। ये प्रैक्टिकली दुनिया में बात करें कि दुनिया में कई दफा एग्रीमेंट्स पढ़ के ना हमें समझ नहीं आ रही होती कि लेसर एसेट बदल सकता है या नहीं, तो फिर एज्यूम कर लिया करना कि लेसर एसेट नहीं बदल सकता, लेकिन इंशाल्लाह सवाल में आपको वो खुद बता दिया करेगा कि लेसर एसेट बदल सकता है या नहीं। अगला टेस्ट कौन सा है? डज द लेसी हैव द राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ एसेट। इसका एक तरीका क्या है कि राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द, तकरीबन सारे बेनिफिट्स आप ही लें। 90-95% बस में मेरी सवारियां बैठा करेंगे, क्योंकि एक दो तुमने सवारी बिठानी हुई तो मैं तुम्हें इजाजत दे दिया करूंगा, लेकिन मेन ये बस मेरी है, जहाज है तो वो भी मेरा है। और द राइट टू डायरेक्ट द यूज। ये वाला पैरा तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कल पढ़ें अगली क्लास में। अभी आप नीचे आए अगले सफ़े पे, ये भी टिक कर लें। एसेट इज आइडेंटिफाइड एंड कस्टमर हैज राइट टू कंट्रोल द यूज, राइट टू ऑब्टेन सब्सटेंशियली ऑल बेनिफिट्स एंड राइट टू डायरेक्ट द यूज। अच्छा, अभी आज अब हमारी सबसे इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू होने लगी है, जो ICAP ने शायद एक दो दफ़ा या कभी टेस्ट नहीं की, राइट टू डायरेक्ट द यूज़। यानी ये देखें, ये डिस्कशन सिर्फ इसके लिए है, इन तीनों को हमने ऊपर डिस्कस कर लिया है। ये वाला सफ़ा जो बना है हमारा पेज नंबर 64, वो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए बना है कि राइट टू डायरेक्ट द यूज़ का मतलब क्या है। हाउ एंड for what purpose is not predetermined by lessor। बताएं लेसी मजबूत हो रहा है या नहीं, ये नया लफ्ज फेंके हमने। हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर।
लेसी मजबूत हो रहा है या नहीं? एक्सेलेंट। हाउ, ये एसेट कैसे इस्तेमाल करना है और किस मकसद के लिए इस्तेमाल करना है इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर ने इसको प्री डिटरमिन नहीं किया। आपने एक ट्रक ले लिया, आप उसमें बंदे ट्रांसपोर्ट करें, डंगर ट्रांसपोर्ट करें, आप उसके अंदर जो है वो गाड़ियां ट्रांसपोर्ट करें, बस आपने ट्रक लिया, आपने लेसर से स्विमिंग पूल ले लिया। अब हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड। आप खुद नहलाएं, खुद नहाएं उधर, आप कस्टमर्स को नहलाएं, किराया लें, आप जो है वो डंगरों को नहलाएं, किराया लें। किसी ने कोई डंगर ले आया, यार ये मज जरिए काफी दिन हो गए, देखो थोड़ा गंदी हुई है, तो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर। तो मुझे तो लग रहा है अब लेसर जरा साइलेंट मोड पे चला गया है, लेसर बड़ा वीक हो गया। लेसर कह रहा है यार मैं नहीं कुछ तुझे बता रहा हूं, जो मर्जी कर इसका। अब आपको क्या लग रहा है कि लीज है या नहीं? एक्सेलेंट। क्यों? बिकॉज हाउ, कैसे इस्तेमाल करना है इसको, एंड फॉर इज नॉट डिटरमिन्ड बाय लेसर। इसमें ज्यादा पंगे नहीं ले रहा, तो मैं फिर कंफर्टेबल फील करूं, मैं जो मर्जी करूं। मिसाल पढ़ें, कस्टमर हैज ऑब्टेन्ड अ प्लांट ऑन लीज। द कस्टमर हैज द राइट, लेसर को तो वीक कर देना हमने इधर। द कस्टमर हैज द राइट, व्हाट प्रोडक्ट्स विल बी मैन्युफैक्चर्ड, व्हेन मैन्युफैक्चर्ड, सुबह चले मशीन, रात को चले, 24 घंटे दिन में चले, टू होम द कस्टमर विल सेल द प्रोडक्ट, सब लेसी के कंट्रोल में है। अल्हम्दुलिल्लाह, अब ये लफ्ज समझ आया कि लेसी के पास यूज करने की डायरेक्शंस हैं। यूज करने की डायरेक्शंस किसके पास हैं? लेसी के पास हैं। या एक मुश्किल लफ्ज, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर। असल में इसी कॉन्सेप्ट पे हमारी अगली क्लास बेस करनी है, लेकिन बार बार ये लफ्ज बोलें, ये दोनों लफ्ज एक ही तरह के हैं। राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एसेट, ये छोटी छोटी बातें लिखेंगे तो समझ आएगी। इज विद लेसी, डायरेक्शंस यूज की किसके पास होनी चाहिए? लेसी के पास। तो इससे लेसी मजबूत फील करेगा। अब आप सारे मुझे बताएं तसल्ली से 2 दफा पढ़ के, क्या इन दोनों लाइनों का तकरीबन एक मतलब नहीं है? नहीं, पढ़ के 1-2 दफा पढ़ें। राइट टू डायरेक्ट द यूज ऑफ एन एसेट इज विद, डायरेक्शंस देने की पावर किसके पास है? मीन्स यार ये मीन्स ही है ना, मतलब ये इसका मीन्स ही है ना। मीन्स, हाउ एंड फॉर इज नॉट प्री डिटरमिन्ड बाय लेसर। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात, sometimes how and for what purpose is predetermined by lesser, but standard still says कि लेसी is मजबूत। if नहीं वो substantial वो खत्म हो गया। if the lessee has right to ऑपरेट होते हैं डेली के फंक्शंस परफॉर्म करना। अगर लेसी के पास राइट टू ऑपरेट है, लेसर ने कहा भाई इस स्विमिंग पूल में बंदों के अलावा कोई नजर नहीं आएगा, हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस इज प्री डिटरमिन्ड। लेसी ने कहा ठहरो, मुझे ये बता दो स्विमिंग पूल मैं खोलूं कब? जब मर्जी खोलो। एक बंदे को कितने दिन नहाने का टाइम दूं? भाई जितनी मर्जी दे नहाने का टाइम दे। अच्छा मैं जो बंदे रखूंगा सिक्योरिटी गार्ड वगैरह और वो वगैरह, वो कितने बंदे रखूंगा? यार तेरी मर्जी है, जितने मर्जी बंदे रख, मैंने तुझे मना करना है? अच्छा मैं खुद नहा लिया करूं? ओ यार तेरी मर्जी यार, मैंने तुझे सिर्फ ये कहा है कि इसमें कौन नहाने चाहिए? बंदे। अगर तू बंदा है तो बस नहा ले, तो बस नहीं।
ऑपरेट करने की पावर किसको दे दें टोटली? हाँ, कुछ थोड़े बहुत प्री डिटरमिन चीजें कर लें आप, लेकिन ऑपरेट करने की पावर लेसी को दे दें तो फिर भी ठीक है, फिर तो लेसी का ही एसेट, अल्लाह का शुक्र है, कोई मसला नहीं। तो समटाइम्स देयर मे बी अ सिचुएशन इन एग्जाम वेयर हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पज इज प्री डिटरमिन्ड बाय, बट alhamdulillah the customer has right to operate। अब टोटल कंट्रोल कस्टमर का नहीं है, लेकिन किसी हद तक कस्टमर का है। मिसाल के तौर पे जरा, कस्टमर हैज ऑब्टेन्ड अ शिप ऑन लीज। अब देखें लेसर क्या पंगा डालने लगा है। लेसर पंगा डालेगा फिर भी लेसी मजबूत ही फील करेगा। लेसर पंगा ये डालने लगा है, द लेसर हैज द फॉलोइंग राइट्स। पिछले सवाल में क्या था? कस्टमर, और इधर क्या है? ओह, ये तो बात किसी और तरफ जाने लगी, लेकिन हो सकता है एंड पे आके हम लीज ही कहें। पहले देख लेते हैं। द कस्टमर हैज ऑब्टेन्ड अ शिप ऑन लीज, द अल्हम्दुलिल्लाह लेसर हैज फॉलोइंग राइट्स, व्हिच प्रोडक्ट्स शिप विल डिलीवर। इसके तुम्हें एयर कंडीशनर ले जाओ, इस पे टीवी ले जाओ, इस पे गाड़ियां ले जाओ, इस पे ये चीजें ले जाओ, ये सब की इजाजत है, लेकिन ऑब्वियसली एनिमल्स ट्रांसपोर्ट नहीं करने, तुमने इस पे ड्रग्स ट्रांसपोर्ट नहीं करनी, तुमने इस पे ये नहीं करना। ये 2-3 चीजें मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ, इसके अलावा बाकी चीजों की इजाजत है। लेसर ने ये लगाई रिस्ट्रिक्शंस, क्योंकि उसकी शिप पे कल कलाम को उसकी शिप को मसला हो गया, तो फिर मसला होगा। विच प्रोडक्ट शिप विल डिलीवर इज मेंशन इन कॉन्ट्रैक्ट बाय सप्लायर, इन विच कंट्रीज इट विल गो, ये भी मैं बताऊंगा। पर तो चीचनिया बोसनिया पहुंचे हो, वहां से मेरी शिप ही वापस ना आए, तो ये भी मैं बताऊंगा। अब देखने में लेसर मजबूत हो रहा है, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है नहीं यार खैर है, वो तो लेसर को इतना तो हक दो ना, उसका शिप है, वो अगर कह रहे हैं क्या चीजें भेजनी है, किन मुल्कों में भेजनी है, तो वो हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस में प्री डिटरमिन कर रहा है। लेकिन ये देखो कि मशीन चलानी कब है, लेके शिप चलानी कब है, लेके कब जानी है, और उसका ड्राइवर कौन होगा, उसमें लेबर कितनी रखी जाएगी। अगर ये सारी चीजें आपने किसको दे दी हैं? लेसी को दे दी हैं, तो अल्लाह का शुक्र है यार, ये लीज है, थोड़ा बहुत तो लेसर को हक दो ना, थोड़ा बहुत ऐसे मंगड़ाई ले ले लेसर, कुछ ना कुछ तो करने दो उसको। हाँ, जारी बात है, लेसर मुल्क की लीगल रिक्वायरमेंट्स को देख रहा होगा, लेसर अपनी शिप की कंडीशन को देख रहा होगा कि किस तरह की शिप है और ये कितना होता है, उसको देख के लेसर थोड़ी थोड़ी चीजें अपने पास रखेगा, लेकिन लेसी को खुला राइट दे रहा है। However, the right to operate is with customer. बोले right to operate is with the hiring and firing of staff to operate the ship is in, and timing to move is also in the, रात को लेके जाएं, दिन को लेके जाएं, जो मर्जी करें, बस चीजें उसकी बताई हुई लेके जाना और उसके बताए हुए मुल्कों में लेके जाना। सो अल्हम्दुलिल्लाह द कस्टमर इज डायरेक्टिंग द यूज बाय ऑपरेटिंग इट। पॉइंट 1 में क्या कह रहे हैं? इसको कर लेते हैं, अब छोड़ो, डिस्कस अगली क्लास में कर लेना, सवाल पूछ लेना। अच्छा, अब वो एक जीआर भी रहेगी थी, वो चलें अब अगली क्लास में कर लेंगे। आप लोग होमवर्क में एक तो जो है ना, कोई नोट कर ले फिर मुझे बता दें, एक ये कर लीजिएगा पेज 637 पे ना क्वेश्चन 5, ताकि आपको प्राइस और फिजिकल चेंज ज़रा रिवाइज हो जाए। कुछ छोटी छोटी चीज़ें ना रिवाइज कर लें, कल संडे का दिन लगा के। मंडे को तो इंशाल्लाह फिर खुशी में दोपहर के बाद ही आप पढ़ाई शुरू करेंगे। तो पेज 635 क्वेश्चन 5, और साथ इसके जो है वो लिख लें IS 41 का पास पेपर का क्वेश्चन 1, ताकि वो आपको काउज वाली बात भी रिवाइज हो जाए और उसमें फॉरेन करेंसी वाली ट्रांजैक्शन भी थी वो भी रिवाइज हो जाए। पास पेपर का क्वेश्चन 1 IS 41 में। इसके बाद आप हजरात जो है वो थोड़ा सा टाइम निकाल के जो है IS 38 को ज़रा कीजिएगा। IS 38 के ये 2 पास पेपर आपने करके आने हैं। एक आपने जो है वो इसका पास पेपर करके आना है क्वेश्चन नंबर 9, ताकि आपको वेबसाइट कॉस्ट रिवाइज हो। क्वेश्चन नंबर 9 करके आना है, और इसके बाद आप हजरात ने करके आना है इसका क्वेश्चन नंबर 19, ताकि आपको रेक्टिफाइंग एंट्रीज भी रिवाइज हों। ये दोनों पास पेपर के सवाल हैं। IS 21 के अंदर जो है वो एज सच पास्ट पेपर कौन सा है इसका, फारक सा है पास्ट पेपर, उसकी ज़रूरत नहीं। IFRS 16 में क्या 4 सवाल हैं, ये दोनों घंटे डेढ़ की बातें मुझे कह रहे हैं जैसे मेरा पेपर है और मैं आपको
और मैंने बता दिया भाई, जो लोग सीरियस हैं इनको पता है अल्हम्दुलिल्लाह पेपर पूरे अच्छे हुए, हमने पास होना है, वो टाइम को यूटिलाइज करेंगे, वो कहेंगे वो काम जो बाद वाले दिनों में करना है वो भी कर लें। और बाकी जो फिर शहजादे हैं, आपको पता है वो तो शहजादे ही होते हैं ना, उनको तो फिर आप जो है वो गारंटी भी दे दो F1 पास होने, नहीं एक दफ़ा पास हो लेने दो ज़रा यार, फिर देते हैं, क्लासें लेनी है, ज़रा सही तरीके से पढ़ना है। मैं रिज़ल्ट के बाद सीरियस होता हूँ, फिर ICAP सीरियस हो जाता है। तो लीज के अंदर आपने पासवर्ड का क्वेश्चन 16 करना है फुल फ्लैज, और 16 के बाद आपने जो है वो पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 11 करना है। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। 16 11 ऑप्शनल है, 12 अगर टाइम मिला तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर 12 ऑप्शनल है। ठीक है, चलें। अल्लाह हाफ़िज़, रात को पास करे, दुआ करा दें।